तो कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, अभी एक वीडियो आप लोगों को दोपहर में दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हिंदी के प्रश्न आए थे 70 प्रश्न, उनको हल कराकर एक वीडियो दिया गया। मैंने कहा था कि शाम तक आपको एक वीडियो और मिलेगा जो सामान्य अध्ययन का होगा। तो आप देखें, जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न था, 30 प्रश्न जो आए थे, आइए उनकी बात कर लेते हैं। और आप लोग इनका मिलान करके एक बार अवश्य बताएं कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। वैसे पेपर बहुत आसान था और जिन लोगों का लगभग सामान्य अध्ययन में 25 प्रश्न सही हो रहे हैं, सब्जेक्ट में तो लगभग इतना आसान था, सभी लोग 60 प्लस जाएंगे, तो एक में 60 प्लस और दूसरे में 25 प्लस, यानी 85 प्रश्न मान कर चलिए। 85 प्लस जिनके हैं उनका होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कट ऑफ के लिए कह रहे थे कि सर कट ऑफ क्या जाएगी। तो पहला प्रश्न देखिए, वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्न में से किसने जीता? उत्तर हो जाएगा आपका पहला, थियोडोर भास्करन। एस थियोडोर भास्करन, भास्करन नहीं बल्कि भास्करन है। भास्करन जो एक इतिहासकार भी थे, एक लेखक, अच्छे लेखक भी थे, प्रकृतिवादी भी थे। तो इन्हीं को दिया गया है वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार। दूसरा प्रश्न है कि भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर होगा 8 प्रकार की। जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी, पीट मिट्टी, जैव मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो इस प्रकार की 8 मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? यह आपका उत्तर हो जाएगा 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस 1964 में मनाया गया था, पहली बार। अगला प्रश्न, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1972 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट यानी +5 सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 23 से 27 जून 1977 को न्यूयॉर्क में सम्मेलन किया गया था और उसी को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को ही +5 समिट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? आपका उत्तर होगा सुकरचकिया मिसल में हुआ था। वो सुकरचकिया मिसल के थे। अंतिम मिसलदार महाराणा रणजीत सिंह ही थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? देखिए, कई संस्थापक थे। जब 1880 में इसकी स्थापना हुई तो इसमें दक्षिण भारत के भी कई लोग थे और उत्तर भारत के अगर देखें तो बाल गंगाधर तिलक थे। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कई लोगों ने जवाहरलाल नेहरू लगाया, कई लोगों ने महात्मा गांधी लगाया। सही उत्तर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूरब सही क्रम निम्न में से कौन सा है? देखिए, पूर्वोत्तर भारत की ये पहाड़ियाँ हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले गारो पहाड़ी पड़ेगी, फिर खासी पहाड़ी पड़ेगी, फिर जयंतिया पहाड़ी पड़ेगी और फिर ऐसे नागा पहाड़ी है, फिर नीचे पटकोई पहाड़ी है। तो आपको पश्चिम से पूरब की ओर जाना है, पश्चिम से पूरब के क्रम में आपको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया, नागा, और इन्हीं पहाड़ियों पर ये जनजातियाँ रहती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका हो जाएगा डी, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, यही सुमेलित नहीं है। कोई धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष ही जिम्मेदार है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 ईस्वी में जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग सबसे पहले महात्मा गांधी ने की थी, और उसके बाद फिर बाद में इसी आधार पर आप देखेंगे बाद में नेहरू रिपोर्ट भी दी गई, नेहरू रिपोर्ट शामिल की गई, लेकिन उससे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी। इस प्रश्न को बहुत सारे लोगों ने गलत किया है जल्दबाजी में, और मैं बार बार आप लोगों को लाइव कक्षा में भी, इसके अलावा वीडियो जब डिस्क्रिप्टिव वीडियो दिया जाता है वहाँ भी समझाते हैं कि कोई भी परीक्षा दीजिए जल्दबाजी ना करिए। सी पर क्यों नहीं ध्यान जा रहा है, क्यों इतनी जल्दबाजी आप लोग कर रहे हैं? मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है वो 4th ए में है, ना कि 5th ए में, और यहां पर आप लोगों ने जल्दबाजी करके इस प्रश्न को गलत कर दिया। देखिए, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं इस पर विशेष ध्यान आप लोग दें। कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और कमेंट कर देते हैं कि सर ये नहीं, ये होना चाहिए। जैसा भी आपको बताते हैं, जो हिंदी का पेपर मैंने हल कराया है, उस हिंदी के पेपर में कई लोगों ने जो कमेंट किया है, जैसे प्रश्न संख्या 41 में कमेंट किया गया है, प्रश्न संख्या 100 में कमेंट किया गया है, प्रश्न संख्या 70 में 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कमेंट किया गया। मैं अभी विस्तृत बता रहा हूं आप लोगों को। भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? IMF का सदस्य कब बना? तो आप देखेंगे संस्थापक सदस्यों में से भारत है 1945। उत्तर हो जाएगा 1945। अगला प्रश्न, इसीलिए आप देख रहे हैं मैं विस्तृत लेकर चल रहा हूं। ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहां पर केवल पहला कथन सही है। ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय के जिम्मेदार माना गया है, बिल्कुल सही है। यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह का तापमान स्थिर करती है, गलत है। स्थिर नहीं करती है बल्कि बढ़ाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो केवल एक सही होगा। गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया? उत्तर हो जाएगा गंगा एक्शन प्लान। देखिए, इसमें विकल्प नहीं दिया गया उस तरीके से। सही उत्तर होगा आपका 1985। सही उत्तर हो जाएगा आपका 1985 होना चाहिए। 1985 में प्रारंभ हुआ। अब लागू होने की बात करें तो इस तरीके से आयोग कह सकता है 1986। प्रारंभ की बात अगर उसने वो करे तो प्रारंभ 1986 कर सकते हैं। 82 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 2003 नहीं होगा। किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया? सिद्धारमैया का नाम सुना होगा आपने। सीएम सिद्धारमैया कहाँ के थे? कर्नाटक के सीएम थे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने 2017 में वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया था। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया है? जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिया था, याद करिए, जब ये पेपर था करंट अफेयर वाला जिसमें पूछा गया है, वहां पर मैंने आप लोगों को दिया था, याद करिए। 11वां संस्करण, 11वां संस्करण जो 2021 में हुआ है, अमेरिका भारत वज्र प्रहार, अमेरिका और भारत का वज्र प्रहार 2021 में हुआ, जो कि 11वां संस्करण है। फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला रैंकिंग में प्रथम स्थान पाने वाली कौन है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा अंकिता दास। उत्तर होगा डी, अंकिता दास। महिला एकल की बात की गई है, ध्यान रखना।
यह महिला एकल में है, अंकिता दास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध। जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किया गया जो मूल डाटा होता है उसे कहा जाता है प्राथमिक आंकड़ा, या किसी से लिया गया जो आंकड़ा होता है उसे कहा जाता है दूसरा आंकड़ा, या किसी कंपनी के द्वारा माध्यम से प्राप्त आंकड़ा होता है उसे कहा जाता है द्वितीय आंकड़ा। लेकिन जांच पड़ताल करके जो आपके द्वारा या संगणक के द्वारा जो संग्राहक होता है उसके द्वारा एकत्रित किया गया जो डाटा होता है उसे कहा जाता है प्राथमिक डाटा या प्राथमिक आंकड़े। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक संविधिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आया? आपका उत्तर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में यह आया है। विचारों और कथनों का उत्कृष्ट संगणन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है किसका? बोध का, समझ का। मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? आंकड़ों का विवरण समान होता है, गलत है भाई। 2 लिखा है, 4 लिखा है, या 10 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 5 लिखा है, तो समान नहीं होता। आंकड़ों का जो विवरण है सामान्य होता है, सामान्य नहीं होता है। प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही होगा। संगणक के शब्द FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उत्तर होगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ होगा एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट, ध्यान देना, प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बाइट्स की संख्या, बिट्स की संख्या नहीं, बाइट्स की संख्या। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। निम्न में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सोशल साइट नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मैंने पहले ही बताया था कि अगर दी गई शब्दावलियों पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएंगे। संगणक के भंडारण के संबंध में टीबी क्या है? तो टेराबाइट हो जाएगा। निम्नांकित में कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। अब प्रश्न संख्या 41 में जो लोगों को दिक्कत थी, आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखें, सौभाग्य और दुर्भाग्य। मैंने आपको बताया था कि ये ध्रुव स्वामिनी में किसका कथन है? तो सकराज का है। किसी ने कमेंट किया सर ध्रुव स्वामिनी नहीं सकराज, मैंने कहा क्या था उस पर ध्यान दें, ध्रुव स्वामिनी में सकराज का कथन है। अगला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 70 पर किसी ने कमेंट किया था वो गलत, जल्दबाजी में गलत हो गया था, ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा विस्तृत आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, अश्वत्थामा। अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य कौन है? तो अश्वत्थामा। क्यों है मैं पूरा विस्तृत बता देता हूँ। अश्वत्थामा से पांडवों के संबंध प्रायः मधुर ही रहे हैं, पर छल पूर्वक किए गए अपने पिता के वध से संतृप्त होकर उसने सोए हुए 5 द्रौपदी पुत्रों प्रतिबिंद, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन की हत्या कर दी, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा भ्रूण था उस भ्रूण को भी मार डालने का असफल प्रयास किया। मार नहीं सका, असफल प्रयास किया। फलतः माथे की मणि से हीन होकर वह युग युगांतर तक अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य हुआ। खैर, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसका वध न करने का आग्रह द्रौपदी का ही था। द्रौपदी जैसी विक्षुब्ध स्त्री भी अश्वत्थामा जैसे दुष्ट को भी ममता प्रदान कर सकती है। और इसके बाद अंतिम प्रश्न पर किसी ने कहा था कि रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई नहीं, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं। इनका भक्ति भाव जो होगा वो दास्य भाव नहीं होगा। भक्ति काव्य से साक्षात्कार, भक्ति काव्य से साक्षात्कार। ध्यान दीजिए, कृष्णदत्त पालीवाल ने लिखा है ये किताब भक्ति काव्य से साक्षात्कार। वहाँ पर भी ये चीज़ कहा गया है कि ज्ञान रूपा थी।
उनका भक्ति भाव कैसा था, दास्य भाव कहीं भी नहीं दिखाया गया है। ज्ञान रूपा थी, उन्होंने ज्ञान के ऊपर बल दिया है और दास्य भाव के रूप में नहीं कहा है कि जो भक्ति भाव किया जाए वो दास भावना से की जाए, बल्कि ज्ञान रूपा थी। तो खैर फिर भी जितने भी प्रश्न कराए गए आप एक आध प्रश्न कम करके ही गिनिएगा। हो सकता है आयोग में एक आध प्रश्न ऐसा कुछ हो जाए, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि विस्तृत लेकर चलें, इसीलिए विस्तृत मैंने आपको कराया भी है। और हमारा नया बैच अब 15 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसके लिए कल से ही एडमिशन प्रारंभ है। आज ही 3 लोगों ने एडमिशन कर ले लिया है और इसके बाद फिर 10 दिसंबर से हमारा दूसरा बैच जो प्रारंभ होने वाला था यूजीसी नेट की परीक्षा के बाद। लेकिन अभी अभी सूचना मिली, नोटिफिकेशन आया है कि अब यूजीसी नेट की जो 7 सब्जेक्ट दिया है उसने, कि 7 सब्जेक्ट जिसमें से एक हिंदी भी है, ज्योग्राफी भी है, सोशोलॉजी भी है, इन सब का पेपर अब 1, 4, 5 दिसंबर तक जो अंतिम डेट था उसमें ना होकर 15 से 23 के बीच में होगा। तो अब और आप लोगों को समय मिल गया है, 10-15 दिन का जो समय, 10 दिन का समय मिल रहा है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए जेआरएफ के लिए कि एक ही बार में आपका जेआरएफ हो जाए। तो अब यूजीसी नेट की परीक्षा के बाद ही दूसरा बैच होगा। फिलहाल पहला बैच 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए फीस और सारी जानकारी दिए गए नंबर पर ऊपर आप पूछकर जानकारी ले सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरीके से।